अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया आज, और दुश्मन को फिर से रुसवाई का मुंह देखना पड़ा। दुश्मन ने आज पाकिस्तान की मुआशी शहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन की वजह से दुश्मन को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आज सुबह कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने गाड़ी पार्किंग में छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज में दाखिले की कोशिश की, लेकिन मरकजी दरवाजे पर तैनात पुलिस एहलकारों और निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भरपूर मुजाहमत की, और इसी फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी गार्ड, 1 पुलिस अफसर शहीद हो गए, जबकि 2 हमलावर यहीं पर मारे गए। जबकि बाकी 2 हमलावरों ने अंदर दाखिल होकर ट्रेडिंग हॉल के बाहर अब दस्ती बम फेंका और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस और रेंजर्स फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचे और फायरिंग के मुकाबले के बाद दोनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का यह कहना है कि यह हमला सुबह 10:02 पर हुआ, जबकि 10:10 तक तमाम हमलावर मारे जा चुके थे। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। यानी 10:02 से लेके 10:10 तक ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा। डीजी रेंजर सिंध का कहना था कि सोशल मीडिया पर बलोच अलैदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, जबकि मुबैना तौर पर एक ट्वीट के जरिए बलोच अलैदगी पसंद तंजीम दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया है। ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने 2 साल पहले कराची में चाइनीज एम्बेसी पर भी हमला किया था। डीजी रेंजर सिंध का यह भी कहना था कि दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में भारतीय एजेंसी रॉ शामिल है। आज होने वाले हमले में सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद तमाम अमला और इमारत बड़ी तबाही से महफूज रही। वज़ीर-ए-आज़म समेत मुल्क की अहम शख्सियात ने इस हमले की मजम्मत की है, जबकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दहशतगर्दों की तरफ से हमले भी सरमायाकारों को पस्त नहीं कर सके और हमले के बावजूद कारोबार नहीं रुका। 100 इंडेक्स में 242.31 पॉइंट्स की तेजी देखने में आई। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 0.71% की बेहतरी भी देखने में आई। इसी दौरान 9,67,67,622 शेयर्स का लेन देन हुआ। जबकि आज हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं सिंध पुलिस के सिपाही खलील और मोहम्मद रफीक को, जिन्होंने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और दहशतगर्दों को इमारत में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया। दोनों सिपाहियों की बरवक्त कार्रवाई ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बड़े नुकसान से बचा लिया है। यकीनन यही हमारे हीरो हैं और हमें इन पर फख्र है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान साहब मेरे साथ हैं, और कराची से हमारी नुमाइंदा किरण खान भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। किरण, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो सारा दिन जो हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और दहशतगर्दों को जेर किया। आप बता सकती हैं कि जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सामने आई है, क्या बताया गया है? क्या उन दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है जिनके फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेजे गए थे? कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। अभी तो मैं आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो बताती हूँ कि अभी तक जो तफ्तीश हमारे सामने आई है, जो तहकीकाती इदारों ने की है कि ये दहशतगर्द कहाँ से पहुँचे हैं कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर। सबसे पहले तो गरीबाबाद इंटरचेंज से ये लियारी एक्सप्रेसवे पर होते हुए मारीपुर रोड पर आए हैं, उसके बाद टावर पे आके फिर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सामने पहुँचे हैं। और जब ये पहुंचे वहाँ पर हमने देखा है कि कितनी जाबाजी के साथ वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो पुलिस के एहलकार थे वहाँ पर मौजूद, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की। और जैसा कि खुद डीजी रेंजर्स ने भी ये बात कही कि 10:02 पर ये गाड़ी वहाँ पे, जो सीसीटीवी कैमरे ने भी हमें एग्जैक्ट जो टाइम बता दिया वो 10:02 है,
और 10:02 जो है वो मार्केट की ओपनिंग का टाइम होता है। बिल्कुल। उस वक्त ये वहाँ पर पहुँचे हैं और तकरीबन 10:12-13 तक ये पूरे जो 4 दहशतगर्द थे वो मारे जा चुके थे, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है सब इंस्पेक्टर और 3 सिक्योरिटी गार्ड इन चारों ने जामे शहादत नोश किया। लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया, क्योंकि जो एम्यूनेशन इनके पास से निकला था और जिस तैयारी के साथ ये वहाँ पर आए थे, ये एक बड़े मंसूबे के साथ आए थे। ये तमाम चीज़ें हमने 23 नवंबर 2018 चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर जब हमला हुआ था उस वक्त देखी थी। उस हमले में भी 3 दहशतगर्द मारे गए थे और जो चीनी वहाँ पर जो शहरी थे उनको कुछ नहीं हुआ था, जबकि 2 पुलिस एहलकार और 2 शहरी उसमें जाँ बहक हुए थे। यही आज ये पूरी सिचुएशन हमने आज देखी। अब तक जो तहकीकाती इदारे हैं उनका ये कहना है कि इसका मतलब जिस कदर साजो सामान उनके साथ था, उनका प्लान था इमारत के अंदर दाखिल होना और अमले को यरगमाल बनाना और बड़ा नुकसान करना, जिससे खुशकिस्मती से हम बच गए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास जो है उन्होंने चने भी रखे हुए थे, पानी की बॉटल्स भी रखी हुई थी, उनके पास कुछ शर्ट्स भी मौजूद थी, जूते जो चप्पलें होती हैं वो भी उन्होंने एक्स्ट्रा अपने पास रखी हुई थी। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, फिर पाक फौज का अमला भी वहाँ पर आया है, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मंसूबे को नाकाम बनाया और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये 10 से 15 मिनट की कार्रवाई थी कि ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जो थे वो मारे गए। जबकि इससे पहले जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट में हुआ था उसमें हमने देखा था कि 1 घंटा लगा था सिचुएशन को कंट्रोल करने में। लेकिन यहाँ पर जिस फुर्ती का मुजाहिरा किया गया उसमें तो खराजे तहसीन ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण के साथ थी फारूक खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। फारूक खान साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यकीनन पाकिस्तानी मईशत की एक अलामत है और आज का जो हमला था यकीनन दहशतगर्दों की तरफ से ये एक मैसेज था कि वो सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में एक जो एक मईशत का माहौल है उसको खौफजदा करना चाहते थे और दुनिया में यकीनन ये तासुर देना चाहता था हमारा जो दुश्मन है, दहशतगर्द हैं, कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से जो है ना वो महफूज मुल्क नहीं है और वो नाकाम हुए अपने इस मिशन में। आप बता सकते हैं जब सब कुछ ये हुआ उस वक्त जो ट्रेडिंग फ्लोर है वहाँ का क्या माहौल था? ज़ाहिर खौफ तो होता है, लेकिन उसके बावजूद जो अच्छी खबर आज सुनने में ये मिली कि कारोबार मुतासिर नहीं हुआ, ट्रेडिंग उसी तरीके से चलती रही। आप हमें बता सकते हैं उस वक्त माहौल क्या था अंदर? जी जरूर, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। एक तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि ज़ाहिर खुशकिस्मती थी और खुदा का बहुत शुक्र है कि ये जो है इवेंट कंट्रोल हो गया बिल्कुल, मगर इसके लिए हमने बहुत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ली हुई थी सिक्योरिटी एजेंसीज और रेंजर्स और पुलिस के ताउन से और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी से, और मैं वाकई उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो जितने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे वो बहुत ही इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और टाइमली मैनर में इम्प्लीमेंट हुए, जिसकी वजह से रिजल्ट हुआ कि वो कंपाउंड के अंदर नहीं आ सके और कंपाउंड में आने से पहले ही उनको जो है शूट डाउन कर दिया। जो जब ये हुआ 10:02 पर, तो 10 बजे मार्केट जो थी वो उसकी नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से वो शुरू हो गई थी। और मैं दूसरा खराज तहसीन पेश करूंगा जो PSX की टीम है और जो हमारे ब्रोकर मेंबर्स हैं PSX के, जो उस कंपाउंड में काम कर रहे थे, कि इस इतनी फायरिंग और इतने कियोस के दरमियान भी ये काम बंद नहीं हुआ, चलता रहा। और जाहिर है जब ये ख़त्म हो गया सारा अटैक और चीज़ें अंडर कंट्रोल आ गई तो उस वक्त भी वो चलता रहा। तो जिस तरह हमने देखा था ये कोविड-19 का पहले क्राइसिस जो आया हुआ था उसके लॉकडाउन में ऑल्दो बाकी रीजनल एक्सचेंजेस श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में उन्होंने बंद भी किए, पाकिस्तान स्टॉक माशाल्लाह खुदा का शुक्र है 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। और आज भी फारूक खान साहब, कितना स्टाफ, कितना अमला अमूमन मौजूद होता है बिल्डिंग में? देखिए जी, नॉर्मल हालात में तो हजारों की तादाद से लोग होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसमें इन्वेस्टर्स भी आते हैं, ब्रोकर्स भी हैं, PSX का अपना है। मगर ये कोविड-19 की वजह से हमारा स्टाफ भी बिल्कुल जो इसेंशियल स्टाफ है वही जा रहा था, और जो मेंबर्स हैं और जो ट्रैक होल्डर्स हैं उनका भी सिर्फ इसेंशियल स्टाफ ही आ रहे थे। मगर फिर भी थाउजेंड्स नहीं, मगर फिर भी इतना बड़े ऑफिस कंपाउंड में बहुत लोग थे।
अच्छा फारूक खान साहब, ये भी बताइएगा क्या इससे पहले कोई थ्रेट वार्निंग आप लोगों को मिली थी जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर किया हो? क्या इससे पहले कोई अलार्मिंग सिचुएशन थी, आपको वार्न किया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं जी, मुझे पर्सनली कोई ऐसी वार्निंग नहीं थी। एक जनरल है, क्योंकि PSX जो है एक नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन है, और जिस तरह आप कह रही थी कि एक सिंबल है पाकिस्तान की मईशत का, तो बिकॉज जो हालात रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में काफ़ी कुछ सालों से, और अभी रिसेंटली भी, तो उसकी वजह से हमने सिक्योरिटी के बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए हुए थे। मगर एटलीस्ट हमें PSX को कोई रिसेंट डेज में कोई स्पेसिफिक जो है रिपोर्ट नहीं मिली थी, या हमें वार्निंग नहीं मिली थी। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इस लिहाज से कि ज़ाहिर है आज के इस वाक़े के बाद जो एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, ज़ाहिर है जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर ये शेयर्स का जो लेन देन है, कारोबार है, इन्वेस्ट करते हैं। आप समझते हैं कि उनके एक एतमाद को ज़ाहिर है एक ठेस पहुँची है, या आप समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त इसको रिस्पॉन्ड किया, आप समझते हैं कि कारोबारी जो है ना हालात उन पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए जी, जो इन्वेस्टमेंट और कारोबार और बिजनेस जो है उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती। हाँ। तो इससे ऑब्वियसली हर इन्वेस्टर जो थोड़ा सोचेगा, क्योंकि इस वक्त इन एनी केस हालात जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सारी मार्केट्स के, सारी बिजनेसेस के ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कोविड-19 की वजह से सब बिजनेसेस जो हैं वो सफर कर रही हैं। तो इससे आई एम श्योर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, मगर मेरे ख्याल में जो सिचुएशन जिस तरह हैंडल हो गई और चीजें सेटल डाउन हो रही हैं। अगर मैं कहूं कि उनके एतमाद को बहाल करने के लिए आप कोई पॉजिटिव मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें, वो क्या मैसेज होगा इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए जी, मेरा इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज यही होएगा कि हमारे दो मैसेजेस होंगे जी। कि एक तो जो हमारी मार्केट में जो बिजनेसेस लिस्टेड हैं, जो कंपनीज लिस्टेड हैं, हाँ। और उनकी जो पिछले आप 10 साल का 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनमें जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो दुनिया की किसी भी मार्केट से कंपेयर करती है। और इनफैक्ट अगर आप एनालिसिस करें तो जिस भी इन्वेस्टर ने एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान मार्केट में, उन्होंने हमेशा गेन किया है, और कंपेयर टू एनी मार्केट इन द वर्ल्ड उन्होंने उससे बेहतर गेन किया है। तो एक तो ये चीज है कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत मुल्कों में होते हैं। हाँ। मगर जो काम है, बिजनेस है, और ये हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये काम और बिजनेस जो है ये एक नॉर्मल तरीके से चलता रहा है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरह की खुदा न खास्ता कोई चीज़ होती भी है, तो जो हमारे प्रोसेसेस हैं डिजास्टर रिकवरी के, हाँ। बिजनेस कंटिन्यूटी के प्रोसेसेस, वो माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि 2 एक्सट्रीम सिनारियोज हमने अभी फेस किए हैं। पहले कोविड-19 का जिसमें लॉकडाउन, और अब आज का इवेंट। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ भी होती है तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, और क्योंकि अब हम रिमोटली और सब कुछ जो है जिसको कहते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी में भी है, तो इन्वेस्टर से खौफ नहीं आना चाहिए कि भाई कोई ऐसी चीज हुई तो खुदा न खास्ता मार्केट 1 हफ्ते 2 दिन 10 दिन हम महीने की बंद हो जाएगी। हम लोग ऑपरेट करते रहे हैं और इंशाल्लाह ऑपरेट करते रहेंगे। सही जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब, एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब आपका। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस वक्त ये हमला हुआ, आप उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे अकील साहब? नहीं, मैं बिल्डिंग में तो मौजूद नहीं था। मुझे जैसे ही हमला हुआ उसी टाइम पे मुझे फोन पे बात हुई थी, 10:01 पे मैंने बात की थी, तो बताया कि फायरिंग की आवाज आ रही है, तो मैं फौरन वहाँ पहुंचा था। लेकिन जब मैं पहुंचा था तो ये फायरिंग वगैरह खत्म हो चुकी थी, सारे दहशतगर्द मारे गए थे
और एक पुलिस वाला शहीद हुआ था और 2 गार्ड हमारे सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए थे। तो और जो इवेंट हमने देखा, डीजी रेंजर साहब आए हुए थे, आईजी साहब आए हुए थे, एडिशनल आईजी साहब, सारे वहाँ पहुंचे हुए थे। और फिर हमने फुटेज वगैरह चेक की तो हमने देखा कि जो हमला हुआ था वो बहुत तैयारी से आए हुए थे और अच्छी खासी तादाद में एमुनेशन उनके पास था, खाने पीने की एशिया भी काफी बड़ी तादाद में लेके आए थे। और ये हमला स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इस तरह था कि आप ये समझे कि अगर ये अंदर चले जाते तो हजारों की तादाद में वहाँ इन्वेस्टर, ब्रोकर और मैनेजमेंट के लोग बैठे होते और चाइनीज लोग भी वहाँ होते हैं। चाइनीज एमडी है होता है, चाइना का बाकी भी लोग होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तो कहता हूँ कि इस वाक्य को हम लिंक कर सकते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो झड़प हुई थी, मैं समझ उसके रिएक्शन में उन्होंने ये अटेम्प्ट की थी, जो यहाँ भी ये कम्प्लीटली फेल हो गए और जो उनकी सोच थी वो कम्प्लीटली नाकाम हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप गए तो जाहिर है ऐसे वाकयात का एक खौफ होता है, तो वहाँ का जो स्टाफ था, वर्कर्स थे, उनको आपने कैसे देखा? काम बिल्कुल, जो खबरें आई कि काम बिल्कुल वैसा चलता रहा, लेकिन क्या मोराइल क्या था उस वक्त वहाँ के मुलाजमीन का, स्टाफ का? लोग खौफ में थे? कि वहाँ मुझे जब मैं जाने के बाद मैंने देखा इतने नॉर्मल लोग थे, कुछ पता ही नहीं था, ऐसे लगता नहीं था कि यहाँ ये दहशतगर्दी का हमला हुआ हो। और यही हमारी कामयाबी बनी, ये यकजहती जो है, इसी की वजह से हमारी फोर्स कामयाब हुई। अगर भगदड़ मचती या लोग पैनिक होते तो फिर दहशत को मौका मिल जाता और कामयाब हो जाते। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स उनका मुकाबला कर रही थी, लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे थे, नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे थे और किसी किस्म के पैनिक सिचुएशन नहीं हुई और नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट टू फिनिश नॉर्मल ट्रेडिंग थी। उम्मन जब इस तरह के वाकयात होते हैं मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि इससे कोई नेगेटिव असरात इसके नहीं आएंगे मुस्तकबिल में मुआशी सरगर्मियों के हवाले से, खास कर से जो इन्वेस्टर है, हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है जो शेयर्स का लेन देन कारोबार करते हैं रोज़ाना की तादाद में, आप समझते हैं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होएगा इसका? ख्याल है कि लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लोगों को अब ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि इस तरह के हमले को नाकाम भी बना सकती है और नाकाम बनाने के बाद उसके जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। और आप ये देखें कि चाहे वो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, चाहे इसके पहले 2-3 और भी अटेम्प्ट हो चुकी हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा ये सारे हमले नाकाम बनाए और कामयाबी भी हासिल। कुलभूषण यादव का किस्सा आपके सामने है और उसने क्या था कि वो इंडिया के लिए काम करता था, रा का वो एजेंट था और उसने कितने लोगों को ट्रेन किया वो खुद उसने बताई। तो इस वक्त भी हम ये कह रहे हैं कि ये रा का हमला था और ये कंप्लीट नाकाम हो गया। कुलभूषण यादव के तो एतराफी बयानात के बाद कोई शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है, रॉ मुलव्वस है, कोई इसमें शक व शुबे वाली बात है ही नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं कि आप समझते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे हमलों से बचने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को यहाँ पर किस लिहाज से मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है? जैसे इस वक्त जो सबसे बड़ी मुझे जो रुकावट लगी इन हमलों में, मेरा ख्याल है बीच में जो रुकावटें हैं वो मैं समझता हूँ उसको दूर करना चाहिए। और आज डीजी रेंजर साहब भी आए हुए थे, आईजी साहब भी थे, डीआईजी साहब तो सारा दिन वहीं रहे और मैं समझता हूँ कि वो अपने हिसाब से इंतजामात कर रहे थे। सही। और हमें उम्मीद है कि आगे ये इससे बेहतर इंतजामात कर लेंगे और ऐसी सिचुएशन होगी कि वो इंटर ही ना हो सके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि उन्होंने गाड़ियों से उतर के शुरू में सिक्योरिटी गार्डों को और पुलिस वालों को मार दिया था। तो इस वजह से उनके 2 बंदे अंदर चले गए, लेकिन 4 बंदे थे, 2 को तो पुलिस वालों ने वहीं गिरा दिया था। तो समझता हूँ कि कदरे किसी हद तक ये अंदर चले गए थे, लेकिन स्नैपर ने मजीद इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत सिक्योरिटी का जो सिस्टम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अकील करीम डेडी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
नाजरीन, अपोजिशन की भरपूर मुखालफत और एहतजाज के बावजूद हस्बे रिवायत हर बार की तरह हुकूमत जो है ये बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। बजट में अपोजिशन की कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की गई है। वज़ीर आज़म भी आधी कार्रवाई गुजरने के बाद इजलास में शरीक हुए। बजट की शिकवार मंजूरी से पहले अपोजिशन ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का नोटिस लिया उसकी कीमतें बढ़ गई। वज़ीर आज़म नोटिस लेना बंद कर दें तो बेहतर है। वज़ीर आज़म उन्होंने कहा कि करंतना में ही चले जाए। सुनिए क्या कहा बिलावल ने। कोरोना के शुरू में वज़ीर आज़म साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था। जब एक डब्बा आपको 150 रुपीस में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीस का मिलता है। वज़ीर आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था। जब आटा 20 kg 650 रुपीस का था, अब 1100 का हो गया है। वज़ीर आज़म साहब ने चीनी का नोटिस लिया था। चीनी 50 रुपीस पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आप मुल्क लूटें, मनी लॉन्ड्रिंग करें और हम नोटिस लेना बंद कर दें। इमरान खान नोटिस लेने ही तो आया है। सुनिए वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा। हम नोटिस लेना बंद कर दें, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दें। तुम कमीशन करो, टैक्स वैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दें। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दें। नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। बजट इजलास में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपोजिशन को वोट दिया। बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में मौजूद नहीं थे, जबकि बीएनपी के आगा हसन बलोच और हाजी हाशिम ने अपोजिशन को वोट दिया। कौमी असम्बली से बजट मंजूर होने के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने यह दावा किया कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत में 2 सालों में मजीद इजाफा हुआ है और आज उन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन शायद हकीकत यह है कि गुज़श्ता साल के माली बजट में तहरीक इंसाफ की हिमायत में 176 और मुखालिफत में अपोजिशन ने 140 वोट दिए थे, जबकि इस साल हुकूमत को 160 अरकान की हिमायत हासिल थी। तो इसका एनालिसिस तो ये हुआ, जो असद उमर साहब बात कर रहे थे, कि वो कैसे ये दावा कर सकते हैं कि पिछले साल के निस्बत इस बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़्यादा वोट मिले हैं। ज़रा इसकी भी क्लैरिफिकेशन असद उमर साहब दे दें तो बेहतर होगा। जबकि वज़ीर आज़म के इंतखाब के वक्त भी इमरान खान को 176 वोट मिले थे। दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में 172 नंबर्स पूरे नहीं कर सके और हुकूमती अरकान की तादाद 160 थी। राना सनाउल्लाह ने मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा किया। अपोजिशन जमातें गुज़श्ता 3 रोज से वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। आज यही मुतालबा बिलावल भुट्टो ने असम्बली के फ्लोर पर किया, जबकि नून लीग ये मुतालबा जुमे वाले रोज से कर रही है। हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। अगर जुर्रत है तो इस नाकामी का एतराफ़ करें जो दो साल में उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर कर दिया है, उसका एतराफ़ करें और अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है। तो अवाम के सामने अवाम की अदालत में मुकदमा रख दिया है। सवाल यह है कि अपोजिशन का अगला लाएअमल है क्या? अपोजिशन सिर्फ इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, या देखा जाए कि कुछ लोग, आधे लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, आधे लोग कह रहे हैं भाई नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अपोजिशन सिर्फ वज़ीर आज़म का इस्तीफा चाहती है या नए इंतखाबात चाहती है? जबकि इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो हमें हकीकी अपोजिशन लीडर का जो है ना वो किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह मुतहरिक होना चाहिए वो क्यों मुतहरिक नहीं हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वही बात, हस्बे रिवायत बजट मंजूर हो ही गया। फैसल वाउडा साहब की मैं ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कल ही कहा था कि अपोजिशन नूरा कुश्ती कर रही है, ये खुद बजट पास कराएंगे। इलेक्शन हारे, सेनेट में शिकस्त हुई, बजट भी पास हो गया, इंशाल्लाह हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान होगा। अब पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाबी और अपोजिशन का मुकद्दर सिर्फ शिकस्त है। बात यह है
क्या आप लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? भाई आप ऑपोजिशन के कहने पे वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा क्यों देंगे आखिर? ये असद उमर साहब ने अपने इस्तीफे से पहले भी यही बात की थी, एक दिन पहले, कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और एक दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। ये असद उमर साहब, क्या ये सारे वजीरों को, वज़ीर आज़म को झूठ बोलने की आदत है। आज भी आप देख लें कि पूरा जोर 2 हफ्ते लगाया, इशाइया दिया, खाने खिलाए, गाड़ियां दी, जहाज़ों के टिकट दिए, जहाज, सरकारी जहाज भेजे गए, और 160 मेंबर आए। अक्सरियत कौमी असेंबली की 172 है। वो कुछ कोविड की वजह से नहीं आए ना, भी अक्सरियत नहीं आ सकी। कुछ कोविड की वजह से नहीं आए ना? कुछ कोविड की वजह से नहीं आए ना, जैसे शेख रशीद साहब बीमार है वो नहीं आए। अच्छा चले, मैं मान लेता हूं ना, तो फिर आप जो वजीर ये कहे कि नहीं पिछले साल से ज्यादा वोट पड़ गए, तो उनको यह गिनती नहीं आती। गिनती वाकई नहीं आती। जिस आदमी ने चीनी की कीमत 55 से 90 कर दी और आज तक मानने को तैयार नहीं है, उसको वाकई गिनती नहीं आती। जिसको ये नजर नहीं आया अभी तक कि 200 अरब चीनी वाले खा गए। तो यहाँ तो हुकूमत नहीं, ना हुकूमत है, सिर्फ झूठ ही झूठ है, और झूठ पे, बातों पे हुकूमत नहीं चलती। हकीकत हुकूमत की बड़ी अयां हो चुकी है। ये नाकाम हो गए हैं, इनके पास बात करने को है नहीं। वज़ीर आज़म असेंबली में आया, बजट सेशन में बात कर दी ओसामा बिन लादेन की। यही ज़हनी कैफियत इस पूरी हुकूमत की है। मैं आपसे पूछता हूं, एक मुस्बत काम इस हुकूमत का 2 साल में मुझे बता दें। एक, ये हुकूमत जो है इस प्रोग्राम के तहत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि 12,000 रुपया हम हर खानदान को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने बजट बड़ा मैनेज तरीके से बजट बनाया, और सबसे बड़ी बात जो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट है। ये बजट वाकई टैक्स फ्री है। सिर्फ 25 रुपए तो अवाम पे पेट्रोल में टैक्स लग गया है। हाँ। वो टैक्स नहीं है। अगर टैक्स फ्री है तो कहां से आपने 5,000 का तखमीना लगा लिए पैसे का, 4,900 का तखमीना है। बजट की हालत ये है, हमने आख जाने से पहले बजट बनाया था, उसमें सूद की अदायगी 1500 अरब थी। इस साल 3200 अरब अदायगी की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप सिर्फ सूद में इजाफा इस हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से 1700 अरब का हुआ है। हमारा टोटल डिफेंस बजट उस साल में 1300 अरब का था। ये मामूली बात नहीं है। आप हकायक को झूठ बोलकर नहीं छुपा सकते, आप हकायक को उल्टी सीधी बातें करके नहीं छुपा सकते। तो आज झूठ आप बोल लेंगे, लेकिन मुल्क की मईशत कैसे चलेगी, अवाम को रोजगार कैसे मिलेगा, मुल्क तरक्की कैसे करेगा, मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी, कोविड का मुकाबला कैसे होगा, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में हर हुकूमत ने बजट कराया, पूरा किया है, अप्रूव कराया है, अददी बर्तरी उसके पास होती है। अपोजिशन तनकीद करती है। तो मतलब ये कि बजट होने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के लिए मसाइल खत्म हो गए, या बजट पास होने का मतलब ये नहीं है कि ये हुकूमत कामयाब है, आप ये कह रहे हैं? हुकूमत के लिए मसाइल खत्म हो गए हैं, वो तो काम ही कोई नहीं कर रहे हैं, उनकी तो कोई मसाइल नहीं, मसाइल तो अवाम के हैं। जो वज़ीर आज़म अपनी पार्टी को ये तकरीर करके कहे कि तुम सारे नाअहल हो, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा आप लगा लें। सही। उनके लिए तो कोई मसाइल नहीं, वो तो हुक्मरान है, वो मसाइल तो अवाम के हैं। तो अवाम की बात तो अपोजिशन ही करती है। हमने की है, कल भी दलील देकर बताया, बजट को रिजेक्ट किया कि ये बजट अवाम के मसाइल में इजाफा करेगा, मुल्क की मईशत को मजीद तबाह करेगा, कोविड के चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकता। सही। अच्छा शाहिद खान, आपने कहा कि पेट्रोल की जो हकीकी कीमत है ये सिर्फ 67 रुपए फी लीटर बनती है, बाकी टैक्स है। 1 लीटर पर 44 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो किस तरीके से जो है ना ये हुकूमत को आप कुछ मशवरा देंगे या आप समझाएंगे कि क्योंकि वो हुकूमती वुज़रा सवाल कर रहे हैं, भाई शाहिद खान अब्बासी साहब कैसे कह रहे हैं कि 67 रुपए फी लीटर जो है ना वो कीमत बनती है, जरा हमें भी समझा दें। मैं समझा देता हूं, मैंने उस दिन समझाया बड़े। आप 1 जून 2018 को जब हमने हुकूमत छोड़ी है, पेट्रोल की कीमत देख लें, 72 रुपए का पेट्रोल था उस वक्त। जो पेट्रोल की असल कीमत थी वो 72 रुपए थी जो हम खरीदते थे उस वक्त, ब्रेंट बहुत हाई था। हाँ। और उस पर 15 रुपए के करीब टैक्स था। ये 87 रुपए का पेट्रोल बिकता था। आज पेट्रोल की कीमत 55 रुपए है और उस पर 45 रुपए का टैक्स है।
तो आपने ये जो 30 रुपए टैक्स लगाया है इसको खत्म कर दें तो 100 में से मिनहा करें 30 रुपए, कुछ और मिनहा हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम है, ये 67 रुपए बनता है। ये बड़ा सिंपल सा, आप 55 में ये तकरीबन 13.5 ऐड कर दें, वो कीमत बन जाती है 67 रुपए। आपने टैक्स लगाया अवाम को, अब आप में हिम्मत है तो कहें कि हमने टैक्स लगाया। खाकान भाई साहब, इनडायरेक्टली तो उन लोगों को फायदा हुआ है जिन्होंने शॉर्टेज पैदा की, जिन्होंने पेट्रोल रोका हुआ था, जो पेट्रोल दे नहीं रहे थे, एकदम आपने कीमत बढ़ा दी तो पेट्रोल का बहरान भी खत्म हो गया, पेट्रोल मार्केट में मिलना भी शुरू हुआ। इनडायरेक्टली तो उनकी जेबें भर गई। तो ये तो बैड गवर्नेंस है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भरी गई हैं। हाँ। वो लोग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी वो कह रही थी कि आपने जब पेट्रोल की इंपोर्ट बंद की उस वक्त कीमत कम थी, अब ज्यादा हो गई है, अब उस कीमत पे हम नहीं बेच सकते, हमें 15 रुपए का नुकसान हो रहा है फी लीटर। आपने 25 बढ़ा दी, 10 रुपए फी लीटर आज अजाफी प्रॉफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही हैं। 34% इजाफा एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल में नहीं हुआ। ये इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर इमरान खान में हिम्मत होती है असेंबली में खड़े होकर कहता कि मैं नाकाम हो गया हूं, मैं कलेक्शन नहीं कर सकता टैक्सेस की, मेरे पास रेवेन्यू नहीं है, मेरे पास एक ही तरीका है कि आप पे 30 रुपए का अजाफी बोझ डालूं, आपकी जेब से हर लीटर पेट्रोल के साथ 45 रुपए निकालूं और अपना खसारा पूरा करूं, और फिर भी खसारा पूरा नहीं होगा। सही। आखिरी सवाल शायद खाकान अब्बासी साहब, वो ये कि आधी ऑपोजिशन कह रही है कि वजीर आजम इस्तीफा दें, पीटीआई अपने अंदर से ही जो है ना वजीर आजम नया ले आए। आधी ऑपोजिशन कह रही है भाई नए इलेक्शन होने चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। ऑपोजिशन में जब खुद से कंसेंसस नहीं होगा ऑपोजिशन की सफ़ों के अंदर, फिर कौन सा मुतालिबा, फिर कौन सा प्रेशर आप डाल सकेंगे, कैसे हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवा सकेंगे? ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है क्या, लाहे अमल है क्या, ऑपोजिशन का मुत्तफ़िका फैसला है क्या? नया वजीर आजम पीटीआई के अंदर से चाहिए या नए इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, हमने आपको बता दिया है, एक जॉइंट जो बात हुई है कि हमने इस बजट को रिजेक्ट किया। ठीक है। अब आगे इस बात पे इत्तफाक है कि ये हुकूमत नहीं चल रही, इमरान खान नाकाम हो गया है। उसमें कुछ लोगों ने अपनी जाती राय दी है, टीवी पर हर आदमी जाता है, बात करता है। किसी ने कहा जी कि ये उसी पार्टी में से आ जाए। हाँ। वो इमरान खान ने जवाब दे दिया कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं, वो बात खत्म हो गई। अब ये है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है, सियासी हल निकालना पड़ेगा। इमरान खान अलावा कोई चॉइस नहीं है पार्टी के अंदर, या तहरीक इंसाफ के अलावा कोई चॉइस नहीं? इन दोनों बातों में डिफरेंस है। नहीं जी, मैं तो यही कहूंगा कि इमरान खान के अलावा तहरीक पीटीआई के अंदर कोई चॉइस, उसने खुद कहा है, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो सबको मोहतरम समझता हूं, लेकिन उसने तो कह दिया है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो सब आराम से बैठ गए, और जो 2 चॉइसेस के नाम आ रहे थे उनसे भी तकारीर कराई है कौमी असेंबली में अपने हक में। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि भाई मैं ही हूं, मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वो बात तो खत्म हो गई। अब आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा इससे पहले कि अवाम आए और जूतियां मार के आपको घर भेजें और मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाए। अच्छा, तहरीक के अलावा कोई चॉइस है? क्या चॉइस है? तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान के अवाम के पास चॉइस है ना। आप पाकिस्तान के अवाम को चॉइस का मौका दें, आपको चॉइस नजर आ जाएगी। 2018 में दिया तो था। चॉइस है आज, 2018 में मौका मिला तो था। आज चॉइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अच्छा जी, मैंने कहा 2018 में इसी अवाम मिला ने था, तो आज पूछ ले अवाम से। अच्छा जी, दिया था ना, आज पूछ ले। अगर मुल्क चल रहा होता तो कभी कोई बात ना होती। आज हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम के मसाइल में हर रोज इजाफा हो रहा है, इस हुकूमत का हर दिन मुल्क पे भारी है, तो फिर उसका एक ही तरीका होता है कि अवाम को मौका दें, एक दफा फिर चॉइस कर लें। सही। ये चॉइस जो अवाम ने की थी, जिस भी बात पर की थी, जैसे भी हुई थी, वो नाकाम हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का ये दावा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है ये कामयाबी से चल रही है और गुज़श्ता एक हफ्ते से मुल्क के अंदर कोरोना केसेस में वाज़े कमी देखने में आई है, जिसके बाद जाहिर है ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में कोरोना का जो ग्राफ है अब ये शायद नीचे आना शुरू हो गया है। लेकिन जब माहिरीन सेहत की हम सुने तो उनके मुताबिक पाकिस्तान में केसेस कम नहीं हुए हैं बल्कि टेस्टिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से मरीजों की कम तादाद सामने आ रही है। जब तक हुकूमत कुल आबादी के 2% की रैंडम टेस्टिंग नहीं करती है, असल हकाइक सामने नहीं आएंगे। जबकि डॉक्टर्स की मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से अब भी मुल्क के बड़े शहरों में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालिबा किया जा रहा है। केसेस में अगर कमी की बात की जाए तो मुल्क के अंदर 19 जून को 6,600 केसेस सामने आए, जबकि इसके बाद नए केसेस की तादाद तकरीबन 5,000 रोजाना से कम ही रही। इस पर बाज़ हल्के इसे स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाबी करार दे रहे हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में रोज़ाना किए गए कोरोना के टेस्टों की तादाद में भी 26% तक कमी देखने में आई है, जिसकी वजह से केसेस भी जो है ना वो कम सामने आ रहे हैं। सवाल ये है टेस्टिंग में कमी वजह है केसेस सामने आने की या ये वजह है कि स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मुल्क में इस वक्त कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2,08,000 से तजावुज़ कर गई है। 4,200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन गए हैं। ऐसी सूरत हाल में भी मुल्क की जो आधी आबादी है ये कोरोना के वजूद से ही इनकारी है। इस बात का इंकशाफ गैलप के सर्वे में हुआ है, जिसके मुताबिक 55% पाकिस्तानी जो हैं ये अब भी कोरोना के ख़तरे को मुबालगा आमेज़ समझते हैं। ये लोग, सवाल ये है कि पूरी दुनिया कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रही है लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसे संजीदगी से क्यों नहीं ले रही है? इसकी क्या वजह है? जबकि जुलाई का महीना जिसे हुकूमत बार बार ख़तरनाक करार दे चुकी है, इस महीने के लिए हुकूमत ने तैयारी क्या की है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है उस वक्त जब हुकूमत के नुमाइंदे जब हमें ये बताते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का बड़ा फ़ायदा हो रहा है, केसेस में कमी देखने में आई है, तो ज़ाहिर एक उम्मीद पैदा होती है कि आने वाले वक्तों में ये केसेस जो है ना कम हो जाएंगे। लेकिन जब माहिरीन सेहत की हम बात सुने तो वो एक और वजह बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो केसेस कम हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का वो तो कहते हैं कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। तो इस बारे में हम हकीकत जानना चाहते हैं कि असल हकायक हैं क्या डॉक्टर साहब? इस तरह का जब सैलाब इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हो, उसमें कई दफ़ा वाज़े फैसला समझना मुश्किल हो जाता है। जो असल हकायक हैं वो कोई इतने ना मुश्किल हैं और ना ही इतने कंट्रोवर्शियल या जिसे कहते हैं ना कंफ्यूजिंग हैं। 2-3 बातें हैं। पहली तो बात ये कि जो मौजूदा नंबर्स आपको पॉजिटिव रोजाना के नजर आ रहे हैं, इसको कोई दानिस्तन ना ज्यादा कर सकता है ना कम कर सकता है। इसमें 2/3 टेस्ट, ये बहुत गौर से समझने की बात है, इसमें जो 2/3 टेस्ट हैं वो डिमांड ड्रिवन होते हैं। यानी जब मरीज या लोग सिम्टम्स के साथ आएं और वो उस केस डेफिनेशन को मीट करें जो कि कोरोना के टेस्ट के लिए मुल्क भर में फॉलो की जा रही है, मोर और लेस वो एक ही है। और अगर वो हो तो उसको उनका टेस्ट हो जाता है। अच्छा, उसमें अगर एक थोड़ा ठहराव या कुछ कमी आई है तो वो लाजमन किसी हद तक जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसको इंजीनियर अप और डाउन नहीं किया जा सकता। ये यकीनन सही है बात कि जहां तक टेस्टों का ताल्लुक है, आप ज्यादा करेंगे तो कुछ ज्यादा पॉजिटिव उसमें से दिख जाएंगे, कम करेंगे तो कम होंगे। लेकिन एक चीज स्टेटिस्टिक्स में और आदाद शुमार में याद रखने वाली होती है, व्हेन ऑल थिंग्स आर इक्वल। बाकी इससे पहले भी जब टेस्ट एक सर्टेन मिकदार के हो रहे थे और अब हो रहे हैं तो उनमें कुछ चीजें यकीनन थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती नजर आती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो ये कि इतनी जल्दी इस चीज से सेटिस्फाई होके ये समझ लेना कि ये अब गेम ओवर हो गई है, ये भी बहुत खतरनाक और बेवकूफाना बात होगी। दूसरी जो परसेंट पॉजिटिविटी है उसमें भी कुछ ठहराव आया है, कुछ कमी आई है। इनफैक्ट पिछले 10 दिन में लगातार थोड़ी उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन अब अगला हफ्ता 10 दिन बहुत बारीकी से और केयरफुली इस चीज को देखने की जरूरत है कि क्या ये ट्रेंड जारी रहता है या नहीं। फिक्र ये है कि हम लोग बतौर लोग थोड़ा सा जो वक्ती हवा होती है उसमें बह जाते हैं या रेले में,
और कहीं ये ना हो कि लोगों का ये ख्याल हो कि बस जी अब तो ठीक हो गया, तो अब जो तमाम हमने चीज़ें कुछ सीखी थी, कुछ मास्क पहनने क्राउड्स वाली जगह में, और कुछ अपनी हाइजीन थोड़ी बेहतर रखना और क्राउड्स को कम रखना वगैरह, तो कहीं हम इसको छोड़ ना दें, क्योंकि अगर छोड़ा तो इन अदाद शुमार में फिर से इजाफा हो सकता है। मिसाल आपके सामने अमेरिका में पीक आई और फिर नीचे कुछ गए केसेस और फिर बढ़ गए। तो हर मुल्क फर्क है, हर एक की जगह तरीक़ाकार फर्क है, पॉपुलेशन साइज, जोग्राफिया फर्क है, लेकिन एक चीज तो वाज़ेह है कि जो एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर हम एहतियात बरतेंगे तो यकीनन जिसे कहते हैं हमें बेहतरी देखने में मिलेगी, और अगर हम बद एहतियाती बरतेंगे तो ये काम यकीनन खतरनाक हो सकता है। तो ये बद एहतियात क्या हुकूमत के कहीं ना कहीं जहन में है आप लोगों के? जब मवेशी मंडियां लगेंगी, ईद उल अज़हा आ रही है, तो लोग ज़ाहिर है वो एहतियात तो नहीं करेंगे। एक झमघट्टा लगा होता है लोगों का, जमे गफ़ीर होता है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं मवेशी मंडियों में, इतना रश होता है, तो कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो लोग एहतियात करेंगे, मास्क पहनेंगे? तो आपको कहीं लगता नहीं है कि केसेस बढ़ेंगे? ईद उल फितर में जो हाल हुआ वो भी हम सब लोगों के सामने कि किस तरीके से एकदम केसेस की रेशो बढ़ने में आई। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि जी इसमें अपने हर गुज़िश्ता अमल से इंसान को, हुकूमत को इनफरादी तौर पे लेकर, इज्तमाही तौर पे एज कम्युनिटीज़, और फिर हुकूमत को, हर एक को थोड़ा बहुत इससे लेसन हासिल करना चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो ईद उल अज़हा है इसको हम एज इज़ नहीं गुजार सकते। उसकी वजह जमघटा और हजूम है, और इस जमघटे और हजूम को रोकने और बचाने के लिए बड़ी वाज़े तदाबीर की ज़रूरत है। और जो इस वक्त एज वी स्पीक ये प्रोविंसेस के साथ अंडर डिस्कशन है कि क्या बेहतरीन तरीके होंगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इस पर कुछ बड़ा वाज़े कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। नहीं तो जैसे आपने बताया कि फिर से हो सकता है कि हमें मुश्किल और परेशानी का सामना हो जाए अगर केसेस तो कब तक वाज़ी आ जाएगी? अब तो ज़ाहिर है 1 महीना रह गया, अब तो आ जाना चाहिए ताकि जहां मवेशी मंडियां लगनी है वहां पर इन SOPs पर अमल होना शुरू हो जाए। जी, चूंकि 4 सूबे और 2 मुख्तलिफ टेरिटरीज और इस्लामाबाद और मुख्तलिफ तरीक़ाकार, मुख्तलिफ मेकअप है हमारी सोसाइटी का, जिसमें से अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, बहुत इंटेंसली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेटेड, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इन सब जगहों को मद्देनजर रख के और हाईएस्ट रिस्क सिचुएशंस को मद्देनजर रख के ये पॉलिसी और ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो प्लान हो रही है। मेरे ख्याल से अगले चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आपके सामने एक वाज़े प्लान सामने आ जाएगा। वो प्लान किसी हद तक बन चुका है, हाँ। सिर्फ उसकी थोड़ी नोक पलक संवारी जा रही है। लास्ट डॉक्टर साहब वो ये कि अगर तो हुकूमत ये समझती है कि स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा हो रहा है, केसेस में कमी आ रही है, तो क्या जो वज़ीर आज़म ने भी बड़ी दफ़ा ये बात करी कि जुलाई और अगस्त में अभी पीक आएगी, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, रेशो बढ़ेगी, तो इसके बाद भी, स्मार्ट लॉकडाउन के बाद भी आप लोगों का यही अंदाज़ा है, यही ख्याल है कि जुलाई और अगस्त जो है इसमें जो ये वबा है वो अपने पीक पर होगी? इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि 1 हफ्ता और इंतजार कर लीजिए और तमाम एदाद शुमार सिचुएशन ज़्यादा वाज़े हो जाएगी, और हम आपको ये बताने के काबिल होंगे कि जुलाई का महीना इंशाल्लाह कैसा आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, फोकल पर्सन बराए कोरोना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।